हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आपके लिए लेकर आया हूं टैरो विद कृष्ण में एक नया टॉपिक। एक्चुअली नया टॉपिक नहीं, पिछले टॉपिक का सेकंड पार्ट लेकर के आया हूं। पिछला टॉपिक जैसा मैंने डाला था, आपकी शादी कब होगी, जिसमें एज ग्रुप बाउंड किया गया था, 20 से 30 साल के लिए वो बाउंडेड था। तो आज का जो टॉपिक है इसमें सेम टॉपिक है कि आपकी शादी कब होगी, लेकिन आज इस वीडियो में जो मैं एज ग्रुप ले रहा हूं वो 30 से 40 साल के बीच का है। 40 के ऊपर वालों के लिए भी तीसरा पार्ट आएगा, टेंशन मत लीजिए। तो जी हाँ, लोगों की लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं और रिसेंटली मुझे कई लोग ऐसे मिले जिनकी एज 40 प्लस हो गई है और वे अभी भी अनमैरिड हैं, उनकी पहली शादी नहीं हुई है। फैमिली और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी या कभी कैरियर ओरिएंटेशन, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से चीज़ें पेंडिंग हो जाती हैं। 30 प्लस लोग हो जाते हैं, 35 प्लस हो जाते हैं। तो देखते हैं उनके साथ क्या होगा, उनकी शादी कब होगी। आज के वीडियो में यही टॉपिक मैं कवर करूंगा। और अगर आपने सीधे इस वीडियो को देखना शुरू किया है और आपकी एज 30 से नीचे है तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पहले वाले वीडियो का जो पार्ट 1 इसका है, जिसमें 20 से 30 इयर्स के लोगों के लिए है उनके लिए जो वीडियो बनाया गया था उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो वहां से आप डिस्क्रिप्शन से उस वीडियो पर भी जा सकते हैं। अदरवाइज आप इसको देख सकते हैं और उसको भी देख सकते हैं, मर्जी आपकी, जैसा आप चाहें। अच्छा, यहां मैं कल भी बताया था, आज फिर से बता देता हूं कि कल मतलब पिछली वीडियो में बताया था 20 से नीचे उम्र जिनकी है उनके लिए मैंने बिल्कुल भी नहीं बनाया कि आपकी शादी कब होगी, क्योंकि मेरा मानना है 20 साल से पहले किसी को शादी करनी ही नहीं चाहिए। वैसे 20 साल भी बहुत छोटी उम्र होती है, लेकिन फिर भी 20 से नीचे वालों को तो शादी करनी ही नहीं चाहिए। उनको एकदम आराम से जिंदगी में एंजॉय करना चाहिए। तो हर बार की तरह दोस्तों इस बार भी 3 पाइल्स हैं और पिछली वाली पाइल्स को रिपीट नहीं कर रहा हूं। पाइल सिलेक्शन थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन इस बार मैंने अलग ही पाइल ली है। इस बार 3 पंछी हैं। पहला मयूर, मयूर यानी पिकॉक, दूसरा पंछी है तोता यानी कि पैरट, और तीसरा पंछी है कबूतर यानी कि पिजन। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर अब तीनों पंछी एक साथ हैं। प्यारा सा एक पिकॉक, प्यारा सा एक पैरट और प्यारा सा ही एक पिजन। तो इन तीनों पंछियों में से जो पंछी आपको ज्यादा प्यारा लगता है, जो आपको ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है, जो पंछी आपको ज्यादा अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, उस पंछी को अपनी पाइल बना लें और उसके अकॉर्डिंग ये रीडिंग को देखें। तो ये जैसा कि अब आप अपनी स्क्रीन पर वापस मुझे देख रहे हैं और यहाँ साइड में पाइल्स को लगा दिया गया है। तो अपनी पाइल आपने चूज कर ली होगी। और अब वीडियो शुरू करने से पहले, जैसा मैं हर बार आप लोगों का स्वागत करता हूं, जो लोग नए जुड़े हैं मेरे साथ पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं, आप सभी का एस्ट्रो गुरु चैनल पर स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और हिट द बेल आइकन प्लीज, बिकॉज बेल आइकन जैसे ही आप प्रेस कर देते हैं आपको मेरे नए नए जो वीडियोस में डालता रहता हूं उसकी नोटिफिकेशन मिलनी शुरू होती है। और साथ ही साथ जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, पुराने व्यूवर्स हैं, उन सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का प्यार और सहयोग बहुत अच्छा मिल रहा है मुझे। पहले पार्ट को बहुत ज्यादा सराहा गया और बहुत सारे लोगों ने कमेंट किए, जो 30 प्लस थे उन्होंने भी हालांकि उसको देखा। अच्छा, एक कमेंट सबसे मजेदार मुझे आया, कोई 30 प्लस एक हैं, अब मैं नाम तो खैर नहीं लेता हूं बिकॉज मैं किसी की प्राइवेसी खुद से डिस्क्लोज नहीं करता। तो उन्होंने लिखा था, मुझे बड़ा अच्छा लगा एक्चुअली उनका कमेंट पढ़कर, इसलिए मैं यहां पर डिस्क्लोज करता हूं। उन्होंने लिखा था कि वो 30 प्लस हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने एक पाइल को चूज किया और वो बिल्कुल रेजोनेट नहीं हुई। ये पढ़कर मुझे बड़ी खुशी हुई कि वो 30 प्लस है और उनसे रेजोनेट नहीं हुई, क्योंकि रेजोनेट नहीं होनी चाहिए थी, बिकॉज वो 20 से 30 के बीच के ही लोगों के लिए था। तो 30 प्लस के लिए आज की रीडिंग करेंगे। और मैं आपको एक बार फिर से याद दिला दूं कि मैं प्रोफेशनल टैरो रीडिंग भी करता हूं। तो अगर आप अपनी लाइफ में किसी भी तरह की पर्सनल प्रॉब्लम में हैं, आपको कोई गाइडेंस चाहिए, हेल्प चाहिए, आपको एक पर्सनल काउंसलिंग जैसी चीज चाहिए, माइंड में कुछ ब्लॉकेज हैं, आप जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर ये नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप नंबर है। मेरी टीम इस नंबर को हैंडल करती है सिस्टम पर, कंप्यूटर सिस्टम पर। तो आपका पहला इंटरेक्शन मेरी टीम से होगा और मेरी टीम आपको हेल्प करेगी मेरे साथ कनेक्ट होने के लिए। तो अगर आपको जरूरत है तो आप इस पर बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज की रीडिंग शुरू करते हैं। अच्छा, एक चीज और बता दूं कि हर बार की तरह से हर पाइल के लिए टाइम स्टैम्प इस बार भी दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में। जो लोग पहली बार जुड़े हैं उनको बता दूं, आप डिस्क्रिप्शन में जाएं या कमेंट सेक्शन में जाएं, वहां पर टाइम स्टैम्प पिन कर दिया है, उसको ओपन करें और अपनी पाइल के टाइम पर क्लिक कर दें। जैसे ही आप अपनी पाइल के टाइम पर क्लिक करेंगे वीडियो फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा और आप बिल्कुल वहां पहुंच जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और मिलते हैं आपकी पाइल में। हेलो पाइल नंबर 1, आप सभी का स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने अगर पिकॉक को चूज किया था, जैसा कि आप मेरे बगल में देख सकते हैं, स्क्रीन पर पिकॉक लगा दिया है मेरे प्यारे एडिटर ने, तो आपकी पाइल नंबर 1 है। और अब आपके लिए मैं रीडिंग शुरू करूंगा। राइडर वाइट की डेक से 5 कार्ड निकालूंगा और फिर 5 कार्ड निकालूंगा जेन कार्ड से, यानी कि जेन टैरो से।
तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले शफलिंग एक बार कर लें। वैसे मैं शफलिंग करके रखता हूं, लेकिन एक बार ऑन स्क्रीन करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग बड़े ही समझदार हैं। लोग चाहते हैं कि शफलिंग करने के बाद ही कार्ड्स को निकाला जाए। पहला कार्ड आपके लिए आया हुआ है जस्टिस, पाइल नंबर 1 आपके लिए। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए 6 ऑफ द स्वॉर्ड्स। थर्ड पोजीशन पर आपके लिए 5 ऑफ द पेंटिकल्स। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए द मून। द मून अपने आप में एक अलग ही कार्ड है जो बहुत पॉजिटिव नहीं है। इसको हालांकि आमतौर पर नेगेटिव कार्ड माना जाता है, लेकिन इसकी गहराई बहुत होती है, तो ये अपने बारे में बहुत कुछ इंफॉर्मेशन देते हैं। तो देखते हैं आपके लिए। एक्चुअली नंबर 4 पोजीशन पर आए हैं, तो इसलिए मैंने इसके बारे में बताना चाहा आपको। और लास्ट में आपके लिए आया है एस ऑफ द वॉन्ड्स। एस ऑफ द वॉन्ड्स वॉन्ड्स हाउस का पहला कार्ड है। ओके, तो जिन लोगों ने पिछला वाला वीडियो देखा था और आज फिर देख रहे हैं, उनको पता है कि आज 10 कार्ड्स निकाले जाएंगे। तुरंत जेन कार्ड से भी निकाले जाएंगे, क्योंकि आपकी शादी कब होगी। अच्छा, इसमें मैं आपको काफ़ी सारी चीज़ें बताऊंगा, कुछ गाइडेंस भी दूंगा, और उसके बाद फिर से निकालूंगा राइडर वाइट की डेक से 2 कार्ड और आपको बताऊंगा कि आपकी शादी के लिए टाइमलाइन एक्चुअली क्या है। ओके, जेन कार्ड्स अभी पूरी तरह से तैयार नहीं है, इनको शफलिंग और ज़्यादा चाहिए। कार्ड्स जब हाथ से गिर जाते हैं तो इसको माना जाता है कि इनको और ज़्यादा शफलिंग की ज़रूरत है। अभी वो रेडी नहीं है बिल्कुल भी, तो इनकी शफलिंग कंप्लीट कर लें और उसके बाद में रीडिंग को शुरू करते हैं। जेन कार्ड से कार्ड्स निकालने से पहले आप लोगों को एक बात बता दूं कि आज फिर एक वीडियो, यानी कि एक स्टोरी वीडियो मैंने अपने स्टोरी चैनल पर डाला है। जो लोग नए जुड़े हैं उनको बता दूं, मेरा एक और चैनल है। इस एस्ट्रो गुरु चैनल का एक सिस्टर चैनल है। सिस्टर चैनल ही बोलते हैं उसको आमतौर पे, लेकिन वो है मेरे नाम पर। उसका नाम कृष्णा गुप्ता है चैनल का। उस पर मैं स्टोरीज पोस्ट करता हूँ। अभी स्पिरिचुअल स्टोरीज आ रही हैं उस पर, उसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उस पर और भी कुछ अच्छी चीज़ें मैं डालने वाला हूं, जिसके लिए सेटअप बन रहा है पूरा। और एक बार पूरा मैं मॉड्यूल बनाऊंगा ना, कि मतलब अगर मैं उस पर कुछ डालूं तो एक सीरीज जैसी चीज़ें हों। अगर मैं आपको किसी एक टॉपिक के ऊपर कुछ बताऊं तो पूरा क्लोज करूं टॉपिक को, इसलिए अभी थोड़ा सा पेंडिंग चल रहा है। तो एक स्टोरी उस पर आज डाली गई है और थंबनेल आप देख सकते हैं, मेरे बगल में आ गया है। स्टोरी का नाम है कनकधारा स्तोत्र की कथा। तो उसके बारे में आपको मैंने बताया है उस स्टोरी में। आप उस पर इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक पर क्लिक करेंगे तो उस चैनल पर पहुंच जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें और स्टोरी सुनें। तो चलिए जेन कार्ड से 5 कार्ड्स निकालते हैं। पहला कार्ड आपके लिए आया है एक्सपीरियंसिंग। आपके लिए सेकंड पोजीशन पर जो कार्ड आया है यह है हार्मोनी, और आपके लिए थर्ड पोजीशन पर जो कार्ड आया है यह है रिबेल। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए शिज़ोफ्रेनिया। शिज़ोफ्रेनिया का जो कार्ड है ये अपने आप में बड़ी गहराई लेकर के आता है। आपके जीवन के कुछ चैलेंजेस को दिखाता है, आपके जीवन के उन पहलुओं को दिखाने की कोशिश करता है जो अनटच्ड हैं, जिनको आप टच नहीं करना चाहते अपने जीवन में। होता है ना दुखती रग, वैसा कुछ हो जाता है कभी कभी। और 5वां कार्ड आपके लिए आया है कंप्रोमाइज। ओके, 5 कार्ड्स मेरे पास जेन से भी आ चुके हैं और अब 10 कार्ड्स मेरे सामने, और इनसे रीडिंग शुरू करता हूं और बताऊंगा आपको कि पाइल नंबर 1 आपकी लाइफ में एक्चुअली चल क्या रहा है, शादी में इतनी देर क्यों हो गई है, और अब आपके लिए टैरो की गाइडेंस क्या क्या है। कभी कभी लोगों को न्याय दिलाने के चक्कर में अपने साथ बड़ा अन्याय हो जाता है। इस चीज के भुक्तभोगी आप सारे लोग हैं पाइल नंबर 1 में, और दूसरों को खुश करते करते खुद को इस कंडीशन में पहुंचा लिया कि अब आप दुखी हैं थोड़ा सा। हालांकि उतना दुखी नहीं है, एक तरह से कहें तो निराश हैं, क्योंकि निराशा दूसरों ने दी है, उन लोगों ने दी है जिन लोगों के बारे में आपने सोचा, अच्छा किया, अच्छा हर चीज बेटर करने की कोशिश करी। हर बार जब आप डाउनफॉल पर गए, हर बार जब चीजें आपके विरुद्ध चली, लोग आपके विरुद्ध हुए, तो भी आपने पॉजिटिविटी अपनी नहीं छोड़ी, जो कि अपने आप में काफी बढ़िया है। और सबसे अच्छी बात इसमें यह रही कि आप अभी भी अपने अंदर एक निराशा की भावना लिए हैं जरूर, लेकिन अपने फ्यूचर को लेकर बड़े पॉजिटिव हैं।
और चूंकि आप फ्यूचर को लेकर के पॉजिटिव हैं, इसलिए कुछ चीजें देखिए मैं आपको बताता हूं। ये जो राइडर वाइट की डेक है ये आपकी कंडीशन बताती है, और जो जेन कार्ड है ये उस कंडीशन के ऊपर गाइडेंस देते हैं, इसलिए मैं 10 कार्ड एक साथ निकाल कर चल रहा हूं, ठीक है। तो सिचुएशन ये है कि आपने जो भी एक जस्टिफिकेशन करने की कोशिश करी अपनी लाइफ में, चीज़ों को बेटर करने की कोशिश करी, चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करी, सबको साथ लेकर चलने की कोशिश करी, उस कोशिश में आपको एक चीज़ का बहुत फ़ायदा हुआ। नुकसान तो खैर काफ़ी सारा हो चुका है, अभी भी आप नुकसान में हैं, कोई फ़ायदे में तो है नहीं, बट एक चीज़ का बड़ा फ़ायदा हुआ है जिससे आप मना नहीं कर सकते, और वो है आपको तजुर्बा बहुत मिल गया, जिसको क्या कहते हैं कि ज्ञान प्राप्त हो गया, जिंदगी की समझ आ गई कि पहले अपने लिए करो फिर दूसरों के लिए करो। 30 से 40 उम्र के लोग मेरे वीडियोस को देखने से पहले ही शायद इस मूड में रहे होंगे कि अब अपने लिए करना है, लेकिन अपने लिए कैसे करें, क्योंकि आदत पड़ गई है दूसरों के लिए करने की। एक तरह से जिम्मेदारियों का बोझ आ गया है सिर पर, जिम्मेदारियां उठाते उठाते अब वो जिम्मेदारियां रूटीन बन गई हैं। सांस जैसे लेते हैं ना, ब्रीदिंग होती है, पता नहीं चलता ब्रीदिंग चल रही है, खून दौड़ रहा है, बॉडी में दौड़ रहा है, कोई एफर्ट थोड़ी ना करते हैं खून को दौड़ाने के लिए। ऐसे जिम्मेदारियां हो गई हैं, खून बन गई हैं, चल रही हैं तो चल रही हैं, खुद सोचते भी नहीं है उनके बारे में। अगर कभी कोई कहता है छोड़ दो जिम्मेदारियां, हट जाओ दूर, तो तुरंत मन में आता है कि हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। और लोग कहते हैं कि यार तुमको गाली पड़ रही फिर भी तुम ये कर रहे हो, ये कर रही हो, लोगों की सुन रही हो फिर भी कर रही हो, लोग तुम्हारे को हूट कर रहे हैं, तुम्हारे सिर पर पांव रखकर आगे निकल रहे हैं, इसमें सब फैमिली मेंबर्स ही हैं मोस्टली, ठीक है। तो वो जो दर्द है, वो दुख है, उसको जानने के बावजूद आपने अपने आप को पीछे नहीं हटाया, अपने आप को बिल्कुल उस पोजीशन से हटने नहीं दिया कि आप उनकी हेल्प ना करें या आपका ये जो फर्ज है इसे ना निभाएं। इस फर्ज को निभाने में हालांकि आपने एक चीज खो दी सबसे इंपॉर्टेंट, और वो है खुद को। अपने उस बिहेवियर को, उस नेचर को जो आपका पहले था उसे खो दिया, बदल गए बिल्कुल आप। एक बदलाव क्या, ये तो ये कहें कि समय के थपेड़ों ने आपको ऐसा बना दिया। खैर, लेकिन आपके लिए अच्छी चीज यह है कि आप अभी भी होपफुल हैं कि जीवन में नया सवेरा होगा, फिर से सुबह होगी, फिर से सब कुछ बेटर होगा। रिक्वेस्ट आई थी कि मैं थोड़ा डिटेल में जाऊं इस बार तो मैं थोड़ी डिटेल और लेने की कोशिश करता हूं इनसे। अब आपकी लाइफ में प्रेजेंट में, जैसा कि अभी मैंने बताया, निराशा तो चल रही है अपनी जगह चल रही है, साथ साथ अब आपका ग्रोथ पाथ भी थोड़ा सा हार्म होना शुरू हुआ है। अब ग्रोथ भी नहीं हो रही है, क्योंकि एक अंदर का जो पैशन है ना, वो मरता जा रहा है। जब अंदर से कुछ टूटना शुरू होता है तो वो बाहर की दुनिया में भी टूटना ले आता है। अंदर की टूट बाहर भी तोड़ देती है। और जब इंसान, कहते हैं ना, इंसान जब ब्रेक हो जाता है, ब्रोकन हो जाता है, तो उसके पास होपलेस हो जाता है। मतलब जब होपलेस हो जाता, ब्रोकन हो गया तो होपलेस हो गया, और जब इंसान होपलेस हो जाता है तो सबसे पहला अफेक्ट किसको करता है, वो खुद को करता है, खुद को नुकसान पहुंचा देता है। और अब ये आपके साथ शुरू हुआ है। आप दूसरों की बजाय खुद को दोषी ठहरा रहे हैं, खुद की गिल्ट खोज रहे हैं, खुद ही खुद में अपराध बोध की भावना से गिरे जा रहे हैं, दबे जा रहे हैं। बट अच्छी चीज भी इसमें है, एक तरीके से समझें, ये पूरी सिचुएशन ऐसी है कि अपने ऊपर पत्थर रखते चले जा रहे हैं, लेकिन एक अच्छी चीज ये है कि उस पत्थर में से भी पौधा निकलेगा, इसकी होप बनी हुई है आपको, ठीक है। ये होप पकड़ कर रखिए, क्योंकि ये होप बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी लाइफ में आगे चीजें बेटर होने वाली हैं। पाइल नंबर 1 आप हैं। आपके लिए एक कार्ड मेरे पास आया है जिसका नाम है शिज़ोफ्रेनिया। इस कार्ड को मैं आपको दिखाता हूँ। ये सिंपल सा कार्ड है, इसमें कोई ज़्यादा इमेज नहीं बनी, लेकिन ये जो गहराई में बातें बता रहा है वो बढ़िया बता रहा है। उन लोगों और उन सिचुएशंस को छोड़ दें जो एक्चुअली आपके पास से जाना चाहती हैं। कोई जा रहा है तो जाने दीजिए ना। शादी का मामला है, यहाँ पर हम शादी की बात कर रहे हैं ना, शादी आपकी कब होगी, सिचुएशन ये है। तो शादी में प्यार भी होता है, और प्यार की तो एक कोट आपने सुनी होगी कि जिससे प्यार है उसे छोड़ दो, उसे तुमसे प्यार है तो वापिस आएगा, सुना होगा। इसके पीछे बड़ी गहराई है। गहराई ये है कि जिससे प्यार होता है उसे बांधा नहीं जा सकता। आप कैसे बांधोगे किसी को? और अगर आपने बांध दिया तो फिर प्यार थोड़ी ना है, फिर तो ये एक बंधन हुआ। प्यार बांधता नहीं, प्यार मुक्त करता है। तो ऐसे ही उन लोगों को जिनको आपने बांध रखा है अपने साथ में, जबरदस्ती अपने साथ जोड़े रखा है, और जो छूटना चाहते हैं, जिन्होंने छूटना क्या चाहते हैं, जिन्होंने बहुत पहले छोड़ रखा है आपको, हट चुके हैं, बस उनकी परछाई को पकड़ रखा आपने, पूरी रस्सी चली गई, रस्सी का आखिरी हिस्सा जो डोर बची है छोटी सी, वो पकड़ रखी कि नहीं जी रस्सी अभी भी मेरे पास है।
तो उसे छोड़ने का समय आ रहा है। जो जाता है जाने दीजिए, जीवन है, जीवन में आगे बढ़िए। आज मैंने पढ़ा था, किसी ने कमेंट में लिखा है कि मेरे नए चैनल कृष्णा गुप्ता पर गीता के बारे में मैं कुछ अपनी जानकारियां दूं, तो ये बहुत बढ़िया सजेशन था। अभी मैंने इसके बारे में कभी सोचा नहीं था कि मैं गीता पर कुछ व्याख्याएं दूं, सोचूंगा जरूर, और अगर कुछ मुझे ऐसा लगा कि मैं इस लायक हूं तो ये जरूर करूंगा, और अगर मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं इस लायक नहीं हूं तो नहीं करूंगा। ठीक है, मैं किसी को बोर भी नहीं करना चाहता। तो खैर, अब आपके लिए रीडिंग करते करते मैं सीरियस हो रहा हूँ। देख रहे हैं मेरा जॉलीनेस खत्म हो रहा है, तो मैं थोड़ा मुस्कुराने की कोशिश कर रहा हूँ, हंसिए आप भी। पाइल नंबर 1 आपके लिए अब एग्जैक्ट समय है जब आप अपने जीवन में विरोध और विद्रोह दोनों एक साथ कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने विरोध नहीं किया और सबका सामना करते चले आए, सबको एक्सेप्ट करते चले आए, तो बहुत अच्छा काम किया, बिल्कुल गलत नहीं किया आपने। आपके ये 2 कार्ड जो मेरे हैं, ये कहते हैं बहुत बढ़िया, वेल क्लैपिंग आपके लिए, आपने बहुत बढ़िया काम किया। लेकिन बस अब पीछे हट जाइए, इतनी भी ज्यादा आगे की जरूरत नहीं है। अति कहीं पर तो होगी ना, एक्सट्रीम लेवल कहीं पर तो होगा। कृष्ण भी युद्ध में हथियार नहीं उठाऊंगा, शस्त्र नहीं धारण करूंगा बोले थे, लेकिन जब एक्सट्रीम हो गया, पितामह ने उनके रथ को तोड़ दिया, तब उन्होंने रथ का पहिया उठाया और दौड़ पड़े मारने। तो अति के सामने कभी भी झुकना नहीं चाहिए। वो तो अलग बात है, अर्जुन ने उनको पकड़ लिया, पैर पकड़ लिया कि नहीं केशव ऐसा ना करें, वापस चलें। तो आपके पास कोई अर्जुन नहीं है और आप कृष्ण भी नहीं हैं। आप एक इंसान हैं और साधारण इंसान हैं, और साधारण इंसानों को कभी कभी अपनी एक्सट्रीम लेवल पर चिल्लाना भी चाहिए, गुस्सा भी दिखाना चाहिए। बिल्कुल गुस्सा दिखाने की जरूरत है। आपका विरोध और आपका विद्रोह दोनों जायज रहेगा, लेकिन ये विद्रोह और विरोध अपने फेवर में करना है, दूसरों के फेवर में नहीं करना है। इसको याद रखिएगा। दूसरों का फेवर तो पूरी जिंदगी कर दी, अब तो आप इस मोड़ पर आ गए हैं जहां अब आप अपने लिए कुछ करना चाहते हैं, एक शादी करना चाहते हैं, और पता है ना लोग कितना बढ़िया साथ दे रहे हैं आपका, इतना बढ़िया साथ दे रहे हैं कि उनका साथ न देना ही ज्यादा बढ़िया है। खैर, सबसे इंपॉर्टेंटली आपको दूसरों से कंपेयर करना भी बंद करना होगा। आप अपने आप में यूनिक हैं, कंप्लीट हैं, और अभी मेरे कार्ड्स कहते हैं कि आप में कोई कमी नहीं है। अगर आपको गलती से भी लगता है कि आपकी उम्र ज्यादा हो गई और आपकी शादी नहीं हो रही, आप में शायद कोई कमी है, गिल्ट है, आपको एक अपराध की भावना आती जाती है, लोग ताने भी दे रहे हैं, तो पहले तो इन सारी चीजों से अपने आप को विलग कर लें। विलग मतलब डिटैच कर लें। विलग बहुत हिंदी शब्द है, बड़ा ही कठिन हिंदी है। तो जब आप अपने आप को डिटैच करते हैं, तो डिटैच करने के लिए आपको कंपैरिजन नहीं करना होता। आपके पास एक गुलाब का फूल है, आप सूंघ सके उसको बता सकते हैं कि इसकी खुशबू अच्छी है या नहीं अच्छी है। ठीक है, तरबूज होता है ना, वो गर्मी में आता है, उसका एक बाइट चख करके आप बता सकते हैं कि ये मीठा है या नहीं है। कैसे बता सकते हैं? क्योंकि पिछली बार जो खाया था या पहले की बार में जिन चीजों को खाया था उनसे उसकी कंपैरिजन चल रही है। अगर किसी ने कभी तरबूज न चखा, उसे एक फीका तरबूज दे दें तो उसे वो भी स्वादिष्ट लगे, क्योंकि पहली बार खा रहा है, उसे क्या पता तरबूज मीठा होता है। तो ऐसे ही समझें, अपने लाइफ में कंपैरिजन ना करें। गुलाब का फूल आपने स्मेल लिया और आपको स्मेल अच्छी नहीं लगी, दैट मीन्स आपने पहले किसी बढ़िया गुलाब के फूल की स्मेल ली है, तभी तो कंपैरिजन हुआ। अदरवाइज कोई ऐसा फ्लावर दे दे जिसको आपने पहले कभी देखा ना हो और आपको कहें देखो इसकी खुशबू कैसी, तो उसकी खुशबू चाहे जैसी हो, चाहे जितनी हल्की चाहे जितनी तेज हो, आप कहेंगे हाँ बढ़िया है, क्योंकि ये तो फर्स्ट टाइम है। तो फर्स्ट टाइम में तो हर चीज अच्छी होती है। लेकिन अब आपको जरूरत है कि अपने आप की तुलना करनी बंद कर दें, दूसरों से करनी बंद कर दें, अपने पिछले वर्जन से भी तुलना बंद कर दें कि मैं 25 साल की एज में ऐसा था, वैसा था, ऐसी थी, वैसी थी। ये सब बंद कर दें, इसकी जरूरत नहीं है। अच्छी खबर आपके लिए क्या है यहाँ पर? अच्छी खबर यह है कि आज से 12 महीने का जो समय होगा ये आपकी शादी के लिए बड़ा सूटेबल होगा। ये मैंने रोक के रखा था लास्ट में बताने के लिए, बट इसमें एक चीज आपको ध्यान भी देना है कि आप अपनी जिस भी प्रॉब्लम में हैं, भागना किसी प्रॉब्लम से नहीं है, क्योंकि भागना सोल्यूशन होता नहीं है। बस आपको अपने ऊपर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखना है, अपने आप को थोड़ा और मोटिवेट करना है और अपने बारे में पर्सनली सोचना है। अगर आप शादी करना चाहते हैं तो दुनिया के बारे में सोचना बंद कर दें, इसको अच्छा लगेगा कि उसको नहीं लगेगा। किसी को अच्छा लगे या ना लगे, अगर आपको अच्छा लगता है तो कर दीजिए, किसी को बुरा लगे तो एक्चुअली बुरा लगा दीजिए। स्किज़ोफ्रेनिया का कार्ड कहता है ठीक है जाने दीजिए उनको आपसे लगाव है तो वो कहीं जाएंगे नहीं। तो आप भी देख लेना कि लगाव है या नहीं है। तो चलिए, यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है कि 1 साल का समय लगेगा। और अब मैं टाइमलाइन भी लूंगा। ये 5 कार्ड इधर रख लेते हैं, राइडर वाइट डेक को फिर से ले लेते हैं और
आपके लिए एक टाइमलाइन लेते हैं पाइल नंबर 1 कि इसमें अब टाइमलाइन क्या आती है। वैसे उन्होंने तो 1 साल का सिनेरियो बताया था। आपके लिए जो पहला कार्ड मेरे पास आ रहा है ये है टावर का। ये पहला कार्ड है इसलिए बड़ा अच्छा लगा मुझे, अगर ये दूसरा होता तो मैं बड़ा दुखी हो जाता। और दूसरा कार्ड आपके लिए आया है 2 ऑफ द कप्स का। जो लोग टैरो रीडिंग वगैरह देखते रहते हैं यूट्यूब पर भी, उनको 2 ऑफ द कप्स का नाम पता होगा। 2 ऑफ द कप्स का आना ही एक सिंबल है कि बस अब शहनाइयाँ बजने वाली हैं, देर नहीं है। क्योंकि 2 ऑफ द कप्स अपने आप में, अभी मैं इसकी रीडिंग नहीं कर रहा इसलिए मैं आपकी ओर कर रहा हूँ। जब मैं रीडिंग करता हूँ तो मैं इसको अपनी ओर कर लेता हूँ। मैं बैक साइड से रीडिंग नहीं कर सकता, कार्ड के पीछे से मैं रीड क्या करूँगा, मैं रीडिंग नहीं कर सकता। ये तो बस कार्ड के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। तो 2 ऑफ द कप्स यहाँ पर आए हैं, जिनका सीधा सीधा मतलब है आपकी शादी का समय आ गया है और अब आपको ज़्यादा इंतजार नहीं करना है। लेकिन साथ में आ गया है टावर का कार्ड, ये हो गई मुसीबत। अब देखते हैं इंटरप्रिटेशन में क्या बताते हैं। हाँ ठीक है, यही मामला था, इसीलिए ये दोनों भाई साहब साथ में आए। मतलब अब पता नहीं भाई साहब है बहन जी, इसमें स्त्री पुल्लिंग पता नहीं है। सिंपल सी चीज आप समझे, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था कि अगर किसी को बुरा लगता है तो एक्चुअली उसको लगने दें, लोगों की परवाह करनी छोड़ दें। दूसरी चीज, अब ध्यान से समझें कि अभी तक आप अनमैरिड हैं तो इसमें ना परिस्थितियों की गलती है, ना आपकी फैमिली की गलती है, ना इसमें सोसाइटी की गलती है, इसमें होल सोल गलती आपकी है। क्योंकि उस समय आपने किसी ना किसी रीजन की वजह से डिसीजंस को टाल दिया, पहली चीज। दूसरे, अगर आप कहेंगे मेरी शादी में डिले होते चले गए तो वो डिले भी किसी कारण से ही हुए होंगे। ऐसा नहीं होगा कि 30 ईयर पार हो गया और एक भी रिश्ते से बातचीत नहीं शुरू हुई। कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज नहीं हो पाया, चीजें समझ में नहीं आई, सामने वाला पर्सन आपके फीलिंग्स के अकॉर्डिंग नहीं निकला या नहीं निकली, या आपने जो ख्वाब देख रखे थे अपनी शादी के लिए वो पूरे नहीं हो रहे, इसलिए आपने पोस्टपोन कर दी, मना कर दी। तो आपका भी हाथ है, अब ऐसा तो नहीं है कि आपका हाथ बिल्कुल नहीं है। तो कुल मिलाकर कि वो जो पूरा एक सेटअप आपकी लाइफ का था, अब इसको मैं समझाता हूं, पहले इनको बंद कर दीजिए, डिस्टर्ब कर रहे हैं मुझे। बहुत धीरे से और बड़े प्यार से समझा रहा हूं, अगर आपको कहीं कंफ्यूजन होगी तो उतने पीछे करके फिर से सुनिएगा। और इसी चीज को समझना है, इस चीज को समझ गए तो समझिए समझ गए, और नहीं समझे तो फिर से सुनिए, 3 बार सुनिए चाहे 5 बार सुनिए, और नहीं समझ में आता तो रिपीटेड सुन ले, 3-4 बार 5 बार, आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि यही है सॉल्यूशन आपका, एक तरह से समझें। शादी का टलना, शादी का ना होना, शादी का पोस्टपोन होना, रिलेशन का ना बन पाना, बॉन्डिंग ही ना हो पाना, जो भी प्रॉब्लम रही हैं, चाहे वो फैमिली की वजह से कि अभी मेरी जिम्मेदारियां बची हैं, चाहे इस वजह से कि पहले इनकी हो जाए तब मेरी हो, चाहे इस वजह से कि मेरी एक्सपेक्टेशन मीट नहीं हो रही, चाहे इस वजह से कि मुझे ड्रीम पार्टनर नहीं मिल रहा, चाहे इस वजह से कि सामने वाले की शक्ल नहीं पसंद आ रही थी। जितने रिश्ते हैं सबकी शक्ल नहीं पसंद आई। ऐसा तो नहीं हो सकता ना सबकी ना पसंद आए, मतलब एक एग्जाम्पल की बात मैंने करी। तो जो कुछ भी था वो एक सेटअप ही था। अब हर एक का सेटअप थोड़ा थोड़ा अलग होगा। तो उस पूरे सेटअप को आप समझें अपने आप में एक पिलर बन गया है आपकी लाइफ का, और उस पूरे पिलर को तोड़ देना है, ढहा देना है। बिल्कुल जो माइंडसेट आपका था उसको खत्म कर दें। अगर आपने सोच रखा था कि लड़की ऐसी 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 होनी चाहिए, वैसी 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 नहीं होनी चाहिए, तो भूल जाएं, इस पिलर को हटा दें। इस एक पिलर क्या बैरियर कहेंगे, इस बैरियर को साइड कर दें। अभी बताता हूं साइड करने का क्या फायदा। और आपने अगर लड़की हैं, लड़के के बारे में सोचा था कि ऐसा 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 चाहिए, ऐसा वैसा 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 नहीं चाहिए, तो जैसा लड़का चाहिए था, जैसा आपने ड्रीम बना रखा था, प्लान बना रखा था, प्रोजेक्ट कर रखा था, उसको भी साइड कर दें। अब करना क्या है, पहले ये जाने सामने वाला है कैसा या वो है कैसी, और फिर डिसाइड करें क्या इसके साथ जिंदगी बिताई जा सकती है। बस इतना ही तो करना है। उसके पास घर है कि नहीं है, उसके पास गाड़ी है कि नहीं है, अच्छी जॉब है कि नहीं है, बहुत सारी चीजें लाइफ में देखी जाती हैं। लेकिन किसी चीज की गारंटी थोड़ी होती है, गारंटी किसी चीज की नहीं है। कोरोना जैसी बीमारी आई, बहुतों की जॉब चली गई, बहुत सारे लोग काल के गाल में समा गए। तो ना किसी की लाइफ की गारंटी है, ना किसी चीज की गारंटी है, इसलिए आप गारंटी ले नहीं सकते। ऐसे भी लोग हैं जो शादी करने के बाद बहुत अमीर बन गए, और ऐसे भी लोग हैं जो शादी करने के बाद गरीब बन गए। तो इसकी भी गारंटी नहीं ले सकते कि शादी के बाद वो स्टेटस रहेगा, या वो जो स्टेटस अभी नहीं है वो ऊपर नहीं जाएगा। तो कुछ भी पॉसिबल है। तो यहां पर टावर कहता है कि जो भी आपकी धारणाएं हैं
शादी के बारे में, उन सारी धारणाओं को गिरा दीजिए, ब्रिज जला दीजिए। ब्रिज जला देने का मतलब कि समझिए आपको नदी के उस पार जाना है, ठीक है, और उस पार जाकर के अब आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ब्रिज पार करके ही जाएंगे। लेकिन अगर ब्रिज अभी बना हुआ है तो आप वहां से भाग के वापस भी आ सकते हैं। तो ये एक मुहावरे जैसी चीज है जिसको कहते हैं कि पीछे के पुल जला दो। अगर उस ब्रिज को जला दिया जाए, नष्ट कर दिया जाए, तो पीछे वापस जाने की संभावना नहीं बचेगी। तो इसलिए जो आपने अवधारणाएं बना रखी थी उन सबको नष्ट कर दीजिए, तोड़ दीजिए, गिरा दीजिए। और वैसे भी वो गिरने वाली हैं, और जब वो गिरती जाएंगी तो आपको उन्हें रोकना नहीं। अब आता है 2 ऑफ द कप्स का कार्ड। 2 ऑफ द कप्स का कार्ड कहता है कि 1 से 2 साल के अंदर आपकी शादी कंप्लीटली हो जानी है। 1 साल में आपकी शादी तय हो जाएगी, रिश्ता फिक्स हो जाएगा, और दूसरे साल में डेट जा सकती है उसकी शादी की, मतलब आपकी शादी की। आपकी शादी के बारे में यहाँ पर यह भी बता रहा है कि सब चीजें अच्छी रहेंगी, आपके लिए फायदेमंद रहेंगी, एक तरह से वेल प्लान्ड आपकी शादी रहेगी, मेच्योरिटी के लेवल पर रहेगी, और आपको हर तरह से फुलफिल करेगी आपकी शादी। आपका जो रिलेशन होगा वो अच्छा होगा, किसी प्रकार की नकारात्मकता नहीं है। बस आपको नकारात्मकता को पहले गिरा देना है। पहले नहीं गिराएंगे तो शादी के बाद ये नकारात्मकता आ गया है, क्योंकि कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं ना आप, तो लेके चल रहे हैं। मैं कह रहा हूं छोड़ दीजिए, गिरा दीजिए, उस पुल को जला दीजिए। आप कह रहे हैं नहीं मैं वो पुल लेके चलूंगा, तो पूरा ब्रिज उठा के ले जाएंगे तो कितनी बड़ी मुसीबत होगी, समझ सकते हैं ना आप। तो उसको ना करें, उस पीछे वाले सारे अवधारणाओं को नष्ट कर दें, तोड़ दें, और नई धारणाएं बनाएं। समय के साथ परिवर्तन अपने अंदर ले आएं, और 1 से 2 साल के अंदर आपकी शादी हो जाएगी। तो अपने लिए इस चीज के प्रति बिल्कुल आश्वस्त हो जाएं। पाइल नंबर 1 आपके लिए आज की रीडिंग इतनी ही। आज का ये टॉपिक, आज का वीडियो आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिएगा। और साथ ही साथ जो मेरा स्टोरी चैनल है उसके ऊपर एक नई स्टोरी, कनकधारा स्तोत्र की कहानी क्या है, उसके बारे में मैंने बताया है। आदि शंकराचार्य भी उसमें है। तो अच्छी स्टोरी है, कुल मिला के मोटिवेट भी करेगी, मोरल भी आपका बढ़ेगा, और आपको नॉलेज भी बढ़ेगी। तो उसे देखना ना भूलें। तो पाइल नंबर 1 आपके लिए आज इतना ही, यहीं रोकता हूं मैं। इस वीडियो को लाइक करिए, लोगों के साथ, अपने फैमिली फ्रेंड्स जिनको इसकी जरूरत है, अगर आपके फ्रेंड्स में या फैमिली में कोई ऐसा है जो अभी भी अनमैरिड है, 30+ हो चुके हैं, तो उनके साथ इस लिंक को शेयर करिए ताकि उनकी शायद कुछ हेल्प हो जाए। तो अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सभी का स्वागत है आपकी रीडिंग में। अगर आपने पैरट यानी कि तोते को चूज किया था, जो ग्रीन कलर का है, जो बहुत प्यारा होता है, तोता सभी को प्यारा लगता है, बड़ी प्यारी बातें करते हैं, कभी कभी अच्छी आवाज निकालते हैं, मुझे पसंद है। हालांकि मेरे घर में कोई तोता नहीं है। तो अगर आपने एक प्यारे से पैरट यानी तोते को चूज किया है तो आपकी पाइल नंबर 2 है। और अब आपके लिए मैं रीडिंग करूंगा। पैरट को आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। आपके लिए कार्ड शफलिंग शुरू कर रहा हूं, और रीडिंग करने से पहले आपके लिए 5 कार्ड्स निकाल दूं, तब रीडिंग शुरू करें। पाइल नंबर 2 आपके लिए पहला कार्ड आया है नाइट ऑफ द वॉन्ड्स का। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए आया है एस ऑफ द कप्स। थर्ड नंबर पर आपके लिए 4 ऑफ द पेंटिकल्स। आपके लिए 4th नंबर पर कार्ड आया है जजमेंट, जो कि मेजर अरकेना ग्रुप से है। और अब लास्ट कार्ड आपके लिए जो आया है, ओ गजब, ये आ गई हाई प्रीस्टेस। हाई प्रीस्टेस अपने आप में बहुत पावरफुल कार्ड है। टैरो कार्ड के 3 सबसे पावरफुल कार्ड्स में से ये एक है। तो राइडर वाइट से 5 कार्ड्स मेरे पास आ चुके हैं। अब जेन कार्ड लेंगे, जेन कार्ड से भी 5 कार्ड निकालेंगे, और फिर उसके बाद में रीडिंग शुरू। पहला कार्ड आपके लिए पाइल नंबर 2 आया हुआ है गिल्ट। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए जो कार्ड आ रहा है ये है न्यू विजन। और आपके लिए थर्ड पोजीशन पर जो कार्ड आया है ये है माइंड। आपके लिए कार्ड नंबर 4 की पोजीशन पर आया है एडवेंचर। और आपके लिए लास्ट पोजीशन पर जो कार्ड आया है ये है फाइटिंग। अब यहां पर एक कॉन्फ्लिक्ट है, फाइटिंग के कार्ड को इंटरप्रेट करना है हाई प्रीस्टेस के साथ में। चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं कौन सा कार्ड क्या इंफॉर्मेशन देता है और उसकी मीनिंग क्या होती है और क्या जानकारियां ये मुझे प्रदान कर रहे हैं। तो पाइल नंबर 2, जैसा कि आप जानते हैं कि अगर आप चाहते तो आपकी शादी बड़ी पहले हो जाती, लेकिन कुछ
सर्कमस्टेंसेस, सिचुएशंस की वजह से आपने चीज़ों को टाले रखने में भलाई समझी, सिचुएशंस की वजह से, फैमिली के इश्यूज़ की वजह से, आपकी पर्सनल लाइफ के इश्यूज़ की वजह से चीज़ें टलती चली गई और आप आज एक ऐसी पोजीशन पर हैं जहां आपको लगता है कि अब आपकी लाइफ में कुछ परिवर्तन होने वाला है, या पिछले कुछ समय से आपको लगता होगा कि आपकी लाइफ में परिवर्तन का दौर चल रहा है। लेकिन थोड़ा पीछे की देखें तो काफ़ी इनसिक्योर फीलिंग भी दिखती है, काफ़ी पैशन भी दिखता है, एंथुजियाज्म भी दिखता है, मतलब एक प्रकार का जोश और उमंग भी दिखती है, हिंदी में भी बता दूं। लेकिन अपने प्रति एक अपराध की भावना भी दिखती है। आप अपने ही आपको अपने अंदर में एक कचोटते हुए पर्सन की तरह से हैं, कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, कुछ क्रिएटिव करने की प्लानिंग करते हैं और उसी समय एक चक्रव्यूह जैसी चीज में फंस जाते हैं। आपका माइंड आपसे बड़ा गेम खेलना शुरू करता है और दुनिया भर के फालतू के विचार आपके माइंड में भर जाते होंगे जिसकी वजह से आप अपने आप को बेहतर तरीके से प्रदर्शित करने में अक्सर नाकामयाब रहे, यानी आपकी प्रेजेंटेशन हमेशा खराब रही होगी। आगे आपको क्या करना चाहिए उसको भी जान लें। आपके लिए हाई प्रीस्टेस और फाइटिंग का कार्ड आया है, जजमेंट और एडवेंचर का कार्ड आया है। तो इन दोनों कार्ड्स की वजह से सिचुएशन आपके पक्ष में भी है और विपक्ष में भी है। अब इस चीज को थोड़ा सा समझें कि हाई प्रीस्टेस और फाइटिंग का कार्ड का क्या मीनिंग है। हाई प्रीस्टेस जितनी सॉफ्ट, जितनी नरम है, फाइटिंग जैसा कि नाम से ही पता है, ये कार्ड कहता है कि फाइट करनी है लाइफ में। तो सॉफ्टनेस तो बनी है लेकिन फाइटिंग भी एक आ रही है। लेकिन उससे पहले आपके लिए जजमेंट का कार्ड आया है और जेन कार्ड्स में एडवेंचर का कार्ड आया है। तो जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि आप अपने आप से थोड़ा सा निराश भी हैं, परेशान भी हैं और आपके माइंड में एक हलचल मची हुई है। आपकी जो इनसिक्योर फीलिंग है वो इनसिक्योर फीलिंग आपको डिप्रेस करने का काम कर जाती है, आपको आपके ट्रैक से हटाने की कोशिश कर जाती है। आप हालांकि अपनी लाइफ में मोटिवेट होते हैं, लेकिन जब मोटिवेट होते हैं उसी समय फिर डिमोटिवेट भी हो जाते हैं। लाइफ आपकी आगे बढ़ना शुरू होती है, उसी समय पीछे हटना शुरू हो जाती है। एक रिलेशन बनना शुरू होता है और वही रिलेशन फिर धीरे धीरे खत्म होना शुरू होता है। तो मतलब आप अपने आप में अभी तक की अपनी लाइफ में कई तरह की चीटिंग, धोखे जो कि दूसरों ने आपको दिया, कई तरह के ऐसे धोखे जो सिचुएशन की वजह से आपको मिली, कई तरह के ऐसे धोखे जिनको कहेंगे कि जीवन धोखा देता चला गया, तो ऐसी सिचुएशंस का सामना आपने किया है। तो ये तो थी पास्ट की चीजें, लेकिन अब प्रेजेंट में अभी आप अपने आप को लेकर के आगे चलने के लिए पूरी तरह तत्पर और तैयार हैं। लेकिन आपके जीवन में आ रहा जो परिवर्तन है इस समय, चूंकि ये टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, तो जब आप देख रहे हैं ये वहां से रेजोनेट आपको करेगी। तो आपके जीवन में जो वर्तमान में परिवर्तन आ रहा है, इस परिवर्तन का पहले तो स्वागत करें, कुछ भी इसमें हस्तक्षेप ना करें, क्योंकि जो परिवर्तन होते हैं वो एक तरह से प्री डिसाइडेड होते हैं और अगर उसमें आप हस्तक्षेप करते हैं तो वो परिवर्तन का चक्र होता है, एक तरह से समझे तो रुक जाता है। तो बेटर है कि उस परिवर्तन का स्वागत करें, क्योंकि ईश्वर की कृपा, ईश्वर की अनुकंपा आपके ऊपर बनी रहेगी। अकेले आगे बढ़ने की कोशिश करें, जरूरत नहीं है आपको किसी का साथ खोजने की या किसी व्यक्ति को कुछ साबित करने की। जितना ज्यादा आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखेंगे, जितना ज्यादा आप अपने आप को एनलाइटेड फील करेंगे, एक्चुअली उतना एनलाइटेड हो जाएंगे। आपको जरूरत है तो बस अपने ऊपर थोड़ा सा और भरोसा करने की। जितना ज्यादा आप भरोसा करेंगे उतना आगे लाइफ में बढ़ते चले जाएंगे। शादी के मामले में पाइल नंबर 2 आपके लिए अच्छी खबर है कि आपकी शादी होने वाली है, लेकिन बुरी खबर यह है कि यहाँ डिले का मामला भी साथ साथ ही चल रहा है। तो मतलब आप में से कुछ लोगों की शादी जल्दी भी हो सकती है और कुछ लोगों की डिले भी हो सकती है। तो कितनी जल्दी या कितना डिले होगा टाइमलाइन अभी मैं लूंगा, तो उसके बाद टाइमलाइन के साथ आपको बताऊंगा। बट कुछ सिचुएशंस को आपको ठीक भी करना है। जैसे आपकी इनसिक्योर फीलिंग है तो उस इनसिक्योर फीलिंग से आपको खुद को बाहर लाने की जरूरत है। आपको एक्चुअली इनसिक्योर फीलिंग नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे सिक्योर करने की जरूरत है। जो जैसा है वैसा काफी है। आप अपने आप में काफी पैशनेट पर्सन भी रहे हैं। आप अपने आप में एक ऐसे पर्सन भी रहे हैं जो खुद को आगे ले जाने की योग्यता भी रखते हैं, मादा भी रखते हैं और ले भी जाते हैं। लेकिन कभी कभी दूसरों की वजह से या दूसरे लोगों का आपकी इमेज पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इन चीजों की वजह से खुद को रोक भी लेते हैं। नई शुरुआत करना जीवन में आपको हमेशा अच्छा लगा है। कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं, कुछ ना कुछ क्रिएटिव करते रहते हैं। लेकिन जब बात अपनी जिंदगी की आती है तो सारी क्रिएटिविटी धरी की धरी रह जाती है। तो सबसे पहले तो आपको अपने आप से ही झगड़ना है, अपने आप से ही लड़ना है। अपने माइंड की क्रिएटिविटी को इंक्रीज करना है, निगेटिविटी को थोड़ा सा कम करना है, पॉजिटिविटी को थोड़ा सा बढ़ाना है।
साथ ही साथ जब आप अपने, चूंकि विवाह की बात आज है और विवाह के बारे में यानी कि शादी के मामले का एक टॉपिक लिया गया है, तो जब शादी की बात करते हैं और हाई प्रिस्टेस जैसी कार्ड आ जाती हैं तो सीधा सीधा मतलब होता है कि अब आपकी शादी में ज़्यादा समय नहीं बचा है। लेकिन आपको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि आप अपनी ग्रेसियसनेस में पूरी तरह से कंप्लीट रहें, क्योंकि अगर आप ग्रेसफुल नहीं रहेंगे तो आपका जो चार्म है वो चार्म बिगड़ेगा, और जब आपका चार्म बिगड़ जाएगा तो आप में अट्रैक्शन नहीं रह जाएगा। इसलिए इस चीज़ का बाखूबी ध्यान रखें। अगर आप पुरुष हैं तो अब यहाँ से आगे किसी भी महिला के बारे में कोई भी नकारात्मक बातें ना करें। किसी महिला ने आपका अपमान किया, आपको धोखा दिया, चीटिंग करी, कुछ भी किया, आप उसके बारे में नकारात्मक बातें ना कहें। महिला हैं आप तो भी ये आप पर नियम लागू होता है। अपनी किसी भी फीमेल फ्रेंड के बारे में, फीमेल रिलेटिव के बारे में, कोई भी फीमेल आपकी लाइफ में हो जो बिचिंग कर गई हो या डॉज दे गई हो, चीटिंग कर गई हो, उसके बारे में कोई भी नेगेटिव बात खुद से ना करें। मना किस लिए किया जा रहा है वो भी बता देता हूं, क्योंकि उनके बारे में नेगेटिव बातें करने से आपकी फेमिनिन एनर्जी जो आपके अंदर है, हर इंसान में फेमिनिन और मस्कुलर यानी कि स्त्रैण एनर्जी और पुरुषत्व वाली एनर्जी दोनों होती है। एनर्जी का मामला है तो एनर्जी लेवल होता है। जिन लोगों ने वो क्रोमोसोम्स वाली पढ़ाई करी होगी उनको पता होगा 26 क्रोमोसोम जो है, 23 एक्चुअली, नॉट 26 23 मदर से, 23 फादर से आते हैं और 46 क्रोमोसोम से नया बेबी होता है। तो जब आपको किसी महिला का अपमान नहीं करना है तो दैट मीन्स फेमिनिन एनर्जी को आप नाराज नहीं कर रहे हैं, और जब फेमिनिन एनर्जी आपके लिए नाराज नहीं होती है तो वो फेमिनिन एनर्जी आपके लिए आगे के पथ को क्लियर बनाती है। कई बार कई धर्मों में कहा गया है कि महिलाओं का अपमान नहीं करना चाहिए, महिलाओं पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। उसके पीछे रीजंस यही थे। उन महिलाओं का कुछ नुकसान नहीं होगा जिनका आप अपमान करेंगे, जिन पर हाथ उठाएंगे, उनको थोड़ी देर चोट लगेगी, दर्द सह लेंगी, साइड हट जाएंगी, लेकिन आपकी अपनी ज़िंदगी खराब होती चली जाएगी। आपके जीवन में रस खत्म हो जाएगा, पहला चीज़। आपके जीवन से प्रेम खत्म हो जाएगा, दूसरा चीज़। आपके जीवन में आप सच्चे प्रेम को बहुत तरस जाएंगे। तो इसलिए महिलाओं का अपमान न करें, अपने आप में शांत रहें। कोई ज़रूरत ही नहीं है आपको उसके बारे में कुछ कहने की। जो कुछ भी परिवर्तन, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, आ रहा है, उस परिवर्तन के बाबत आपको अवेयर रहना है, और अवेयर इस तरह रहना है कि वो परिवर्तन आपकी बेहतरी के लिए है और अब आगे अपनी लाइफ को आप बेटर वे में चलाएंगे, बेटर वे में मूव करेंगे। और जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, कुछ क्रिएटिव होने की आपको एक्चुअली ज़रूरत है, तो उस पर थोड़ा फोकस आपको ज़्यादा करना होगा। पाइल नंबर 2, अब आपके लिए मैं टाइमलाइन निकालूंगा और वो भी राइडर वाइट की डेक से, और देखते हैं कि इस टाइमलाइन में क्या बताते हैं 2 कार्ड्स कि आपकी शादी कितने समय में होगी, कितना टाइम बाकी है आपकी शादी में, या क्या डिले होगा। ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। पहला कार्ड आपके लिए आया है टावर का। मैं आपको बता दूं, अगर पाइल नंबर 1 आप देख के आ रहे हैं तो पाइल नंबर 1 के लिए भी पहला कार्ड टावर का ही आया था। सारे तो कार्ड आपके सामने हैं और रैंडमली ही निकाले जाते हैं, लेकिन ये जिसको जहां आना है वो आ जाएगा। उसमें तो 2 ऑफ द कप्स का कार्ड आया था, लेकिन आपके लिए आया है 9 ऑफ द पेंटिकल्स। 9 ऑफ द पेंटिकल्स अपने आप में बड़ा ही संजीदा कार्ड है। रिलेशनशिप्स के बारे में इंफॉर्मेशन भी देता है, धन के बारे में भी जानकारी देता है, आर्थिक प्रगति के बारे में भी जानकारी देता है। तो पाइल नंबर 2, सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि कुछ अवधारणाएं आपके जीवन की ऐसी हैं जिनसे आपको पार पाना है। कुछ ऐसी बारीकियां आपने अपने जीवन के लिए एक बैरियर सी बना रखी हैं जिनसे आगे निकलने की अब आपको ज़रूरत है। कुछ लोग जो आपके फेवर में हैं और कुछ लोग जो आपके फेवर में नहीं हैं। इन दोनों लोगों से परे हट करके आप अपने फेवर में क्या है इस पर विचार करेंगे तो आपको अपनी गलतियां भी दिखेंगी और उन गलतियों को सुधारने के तरीके भी दिखेंगे। तो इसलिए थोड़ा अपने आप में रहें, थोड़ा अपने आप के साथ बैठें, विचार करें। यहां से 6 महीने नहीं, सॉरी 6 नहीं, जी हाँ, यहाँ से 8 महीने का जो सिनेरियो है वो आपके लिए बढ़िया नहीं है, क्रिटिकल रहेगा थोड़ा सा। सिचुएशंस और चीज़ें दोनों आपके विरुद्ध जा सकती हैं। इन चीज़ों में आपका जोर एक्चुअली नहीं चलेगा। ये आपके जीवन में कुछ बाधाओं को हटाने का काम करेंगे, कुछ अच्छी चीज़ों को भी हटाने का काम करेंगे और आपके जीवन को बेटर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको भी सतर्क रहना चाहिए, और सतर्क इस चीज़ के लिए रहना चाहिए कि आप आगे कुछ गलतियाँ ना करें जो कि मैंने पहले आपको बताई हैं। अब बात करते हैं कि आपकी शादी कब होगी। देखिए, पाइल नंबर 2, आपकी शादी में थोड़ा सा डिले है, लेकिन आपकी शादी होगी जरूर। यहाँ टाइमलाइन एग्जैक्ट नहीं आ रही है,
डिले का मतलब है 2 साल 4 साल का डिले भी हो सकता है। और चूंकि 9 ऑफ द पेंटिकल्स हैं और ये पूरे ग्रेसफुली यहाँ पर आई हुई हैं और ये कहती हैं कि ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, शादी तो हम खुद देख लेंगे आपके लिए, यानी ये देख लेंगे। एक तरह से समझे तो यूनिवर्स, एंजल, जो भी आप मानते हैं, भगवान, वो आपके अगले विवाह को, मतलब आपके पहले विवाह को देख लेंगे, इसलिए ज़्यादा परेशान ना हो। आप अपने आप में जितना ज़्यादा श्रद्धापूर्ण रहेंगे ईश्वर के प्रति, जितना ज़्यादा संयमी रहेंगे और जो आपका अपना है उसके प्रति आप सजग रहेंगे और जो आपका नहीं है उसके प्रति उदासीन भाव रखेंगे, तो आपके लिए चीज़ें आपके हिसाब से मूव होंगी। तो पाइल नंबर 2 आपके लिए आज इतना ही। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, आप सभी का स्वागत है। आपने अगर कबूतर यानी कि पिजन को चुना था तो आपकी पाइल नंबर 3 है। और अब आपके लिए मैं रीडिंग शुरू करूंगा और देखूंगा कि आपकी शादी का संयोग कब बन रहा है, शादी में क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आपकी लाइफ कैसी चल रही है, लाइफ में क्या आप गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं और आपके लिए क्या सजेशन है। टाइमलाइन भी दिखाएंगे इसमें आपको मैं। तो पहला कार्ड आपके लिए आया है 6 ऑफ द वॉन्ड्स का। कार्ड नंबर 2 आपके लिए आया है द हायरोफेंट और कार्ड नंबर 3 आपके लिए आया है 3 ऑफ द कप्स। आप पाइल नंबर 3 हैं और आपके लिए 3 ऑफ द कप्स भी आया है। फिर आपके लिए आया है किंग ऑफ द पेंटिकल्स और पाइल नंबर 3 आपके लिए लास्ट कार्ड आया है 8 ऑफ द कप्स। तो 5 कार्ड्स मेरे पास आ गए हैं राइडर वाइट की डेक से। अब जेन कार्ड से भी 5 कार्ड हम निकाल लेंगे और उसके बाद में आपके लिए रीडिंग करूंगा मैं। आपके लिए पहला कार्ड मेरे पास आया है कंडीशनिंग। कार्ड नंबर 2 आपके लिए आया है लेजीनेस। थर्ड पोजीशन पर आपके लिए आया है प्रोजेक्शन और फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए है कॉन्शियसनेस और कार्ड नंबर 5 लास्ट में आपके लिए आया है सॉरो। पाइल नंबर 3, कुछ चीज़ें आपको समझनी होंगी। आप अपनी लाइफ में कुछ चीज़ें अच्छी कर रहे हैं, कुछ चीज़ें बुरी कर रहे हैं और कहीं कहीं आप बिल्कुल गलत पाथ पर हैं। उसका रीज़न क्या है कि कभी कभी हम गलत पाथ पर होते हैं तो हमें फील नहीं होता कि हम गलत पाथ पर हैं, दूसरे हमें बताते हैं कि आपका पाथ गलत है और उस समय हम या तो इरिटेट हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं या पाथ बदल लेते हैं, बात को मान जाते हैं। तो आप वाले मामले में नाराजगी भी नहीं दिखती, एक्सेप्टेंस भी नहीं दिखती, एकदम बीच का न्यूट्रल मोड है। किसी ने बताया आप गलत रास्ते पर हैं तो आपके मन में आता है कि शायद यही मेरी किस्मत है, तो यही सही। वो मैंने बताया था ना एक बार कि घर से बाहर निकले और केले का छिलका पड़ा था, तो फिर मत्था ठोक दिया और बोले कि हे भगवान आज फिर फिसलना पड़ेगा। तो मतलब इफ यू मेड अ टारगेट दैट टारगेट विल अचीव। अगर आपने ये टारगेट बना लिया कि उस केले के छिलके पे फिसलना है तो फिर आपको घर के बाहर कोई भी नहीं दिखेगा, कोई भी चबूतरा, कोई भी रोड नहीं नजर आएगा, वो छिलका ही दिखेगा कि उस पर पैर रखूंगा, फिसलूंगा, गिरूंगा, फिर जाऊंगा बाहर। तो कुल मिलाकर समझें कि आप अपनी लाइफ में चीजों को बेटर से वर्स्ट करने में एक्सपर्ट हो जाते हैं और अक्सर ऐसा करते रहते हैं। जब आप बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं तो उस समय आपको ऐसा फील होता है कि बस अब तकलीफें आने वाली हैं, भले वो तकलीफें थोड़ा हटके आए, थोड़ा सा रुक के आए, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर एक की लाइफ में ये नहीं होता। बहुत सारे लोग हैं जिनको जब चीजें बेटर होती हैं तो उसी समय बुरा अनुभव भी शुरू हो जाता है। वो जो बुरा अनुभव है उसको मानकर चलें कि वो अनुभव आपको स्वच्छंद होने से बचाने के लिए आ रहा है। वो जो फीलिंग आ रही है या वो सपने आते हैं वो आपकी स्वच्छंदता को, आपकी निरंकुशता को कंट्रोल करने के लिए ईश्वर द्वारा डाले जाते हैं। आपके लिए अच्छी चीज ये है कि जैसा आप जानते हैं कि आपकी लाइफ में आपने काफी कुछ झेला, काफी कुछ सहा, काफी कुछ बनाया और आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं जहां मतलब आज नहीं, इस मुकाम पर पहुंचे थे जहां सब चीजें अच्छी और हंसी खुशी और राजी पूर्वक चल रही थी। लेकिन पिछले कुछ समय से आप थोड़ा स्वार्थी हो गए हैं या हो गई हैं और आपने अपने बारे में सीरियसली सोचना शुरू कर दिया है। और अगर ऐसा कर दिया है तो आपके लिए जो जेन कार्ड है वो कहते हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने सही काम किया है, क्योंकि इसकी एक्चुअली घोर आवश्यकता थी। लेकिन आपने गलत काम ये किया है कि
अपने आप को अवसाद की कंडीशन में लाना शुरू कर दिया है। अवसाद मतलब एक होता है दुख, और दुख भी कैसा दुख? दुख ऐसा जो आप समझा नहीं सकते, जिसको आप टॉलरेट भी नहीं कर सकते, बर्दाश्त भी नहीं कर सकते, लेकिन समझा भी नहीं सकते। तो उस तरह का दुख आपको अपने जीवन में फेस करना पड़ रहा है। आपको अपने गोल्स, अपने टारगेट्स को रीसेट करना पड़ रहा है। आप अपने आप को स्वच्छंद बनाने की कोशिश करते तो हैं, लेकिन दुनिया भर की जकड़ ने, दुनिया भर के बंधन आपको रोक ले जाते हैं। ईश्वर के प्रति आपकी श्रद्धा अगाध हो रही है, बढ़िया बन रही है। आप दूसरों की सुनी सुनाई बातों पर विश्वास ना करें, यह काम आपको सबसे पहले करना है। और दूसरा ये कि आप, जैसे कभी कभी होता है ना, लोग, मतलब अब चूंकि यूट्यूब पर हूं तो मैं यूट्यूब की बात करूंगा कि आजकल सोलमेट और ट्विन फ्लेम के बारे में बड़ी चर्चाएं चलती हैं। अभी इसके बारे में मैं बिल्कुल बोल नहीं रहा हूं, क्योंकि इस पर मुझे बोलना है और मैं आऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा। और जो मेरा सेकंड चैनल है कृष्णा गुप्ता, जिस पर मैं अभी स्टोरीज डाल रहा हूं, ये सारी जो बातचीत वाली मामले हैं, टैरो के अलावा जो भी है वो सब उस पर जाएगा, ठीक है। केवल एक मेडिटेशन वाला जो वीडियो है वो इस पर ही रहेगा, क्योंकि पहला पार्ट इस पर लॉन्च किया था, तो दूसरा भी हम इस पर ही लॉन्च करेंगे। बाकी जितने भी कंटेंट्स हैं, स्पिरिचुअल स्टोरीज, वो सारे कंटेंट उस पर जाने हैं। तो यहाँ पर केवल मेडिटेशन का वीडियो रह जाएगा, उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा 2 पार्ट 3 पार्ट में और दूंगा, उससे ज़्यादा पार्ट्स उसके नहीं बनाऊंगा। और ये टैरो रीडिंग रह जाएगा। तो बेटर है कि आप उस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप मतलब सबसे बढ़िया चीज़ तो ये है कि आप एक कंफर्ट कंडीशन में चले जाते हैं। लेकिन जब आप कंफर्ट कंडीशन में जाते हैं तो सामने वाला पर्सन आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है और चाहता है कि आप उसके अनुसार प्रभावित होकर के बिहेव करना शुरू कर दें और आप अपने उस छुट्टी के मोमेंट को रद्द कर दें और काम पर वापस आ जाएं। बिल्कुल ऐसा चाहता है। अब उसमें आप 2 चीज़ें कर सकते हैं, या तो वापस जा सकते हैं या उसको सीधा बता सकते हैं कि हेलो, मेरा अभी ना ऑफ चल रहा है और मैं बाद में इस पर काम कर दूंगा। तो थोड़ी सी डिग्निटी, थोड़ी सी सेल्फ रिस्पेक्ट दिखाना बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा, इसको ध्यान रखिए। दूसरा आपके लिए एक कार्ड आया था लेजीनेस और कंडीशनिंग का। तो लेजीनेस और कंडीशनिंग का जो कार्ड है ये बताता है कि अगर आप कान के कच्चे हैं तो भी ऐसा बनने का प्रयास करें कि आपको हर बात पता चल जाती है और आपको ये बातें जानने में बड़ा मजा आता है, ताकि लोग आपको जानकारियां देना शुरू करें, आपके बारे में बताएं, है ना। दूसरा कार्ड आपके लिए आया था लेजीनेस का, नंबर 9 का कार्ड है ये। लेजीनेस का जो कार्ड है ये इंडिकेट करता है इस चीज की ओर कि जीवन में आप जो कुछ भी चाहते हैं वो एक्चुअली मिल जाएगा। थोड़ा धैर्य रखें, थोड़ा पेशेंस रखें और अपने दुख के साथ किसी, अब ये आप ओवरऑल बता रहा हूं, और अपने दुख के साथ किसी भी व्यक्ति को इन्वॉल्व ना होने दें। यानी कि आपका जो तकलीफ है, आपकी जो दुख है, उसमें किसी और की इन्वॉल्वमेंट को ना लाएं, ज़्यादा बेटर रहेगा। अकेले आप तकलीफ में हैं तो अकेले रहें। अगर आपका कोई पार्टनर है अभी लाइफ में जिसके साथ शादी पेंडिंग है, तो उसको भी इन चीज़ों के बारे में जानकारी ना दें, क्योंकि उसको जानकर क्या करना है, सोचिए ना, उसने कोई हेल्प तो करनी नहीं है। तो ये चीज़ें आपको और ज़्यादा तकलीफ देंगी अगर आप अपने पार्टनर को ये बातें बताते हैं। और अगर बता रहे थे पिछले काफ़ी समय से और अभी भी बता रहे हैं, तो आज से बताना बंद कर दीजिए। बहाना जो भी मारना हो मार दीजिए, मर्जी आपकी है। अब दूसरी चीज मैं आपको बताता हूं, यहां पर सौरो का कार्ड आया है। सौरो का जो कार्ड है इसका इंटरप्रिटेशन 8 ऑफ द वॉन्ड्स के साथ में है। तो सौरो का कार्ड ये भी बताता है कि आप आने वाले समय में एक ऐसी सिचुएशन, एक ऐसी पोजीशन में जा सकते हैं जहां आप अंतर्मुखी हो जाएं और अपने जीवन के बारे में सोचें। तो इसके बारे में पहले से प्लानिंग करनी अच्छी रहती है। 2 तरह के बूढ़े लोग होते हैं, एक बिना प्लान के बूढ़े हो गए, एक जिसने प्लान किया। जिसने प्लान किया वो अपने साथ बुक भी रखेगा, पेन भी रखेगा, पेपर भी रखेगा कि कहीं कुछ नोट करना पड़ा तो मैं नोट कर लूं। और जो सिर्फ साक्षर हो गया है, जिसको बाकी चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, उसे तो बस अपना नाम लिखना आ गया है और इसी में वो फूला हुआ है। तो एजुकेशन लेवल एक ही है, लेकिन दोनों के सोच अलग अलग हैं, और चूंकि दोनों के सोच अलग हैं इसलिए इम्पैक्ट दूसरा होगा। तो जो ये सौरो का कार्ड है ये इंडिकेट करता है इस बात के लिए कि आपको आने वाले फ्यूचर में थोड़ी तकलीफों का सामना तो करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप इस तकलीफ से बच नहीं सकते। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये तकलीफ आपके लिए बहुत ज़्यादा घातक साबित हो सकती है। ये तकलीफ आपके जीवन में सिर्फ इसलिए आ रही है क्योंकि प्रेजेंट को आप सुधार नहीं रहे हैं। अपने प्रेजेंट को थोड़ा सा बेहतर करने की कोशिश करें, प्रेजेंट में सही डिसीजन लेने का प्रयास करें, थोड़ा मेडिटेशन करें, ताकि दूसरी चीज़ों से जो भटकाव आपका है वो खत्म हो सके। और जब तक दूसरी चीज़ों पर आपका भटकना खत्म नहीं होगा तब तक आप अपने आप को फुलफिल कर नहीं सकते और जीवन में आगे भी जा नहीं सकते। तो पाइल नंबर 3 आपके लिए अब मैं टाइमलाइन लूंगा।
देखिए मैं आपको एक बात यहाँ और डिफाइन कर दूं, कभी कभी लोग लिखते हैं कि और बताइए, तो मैं एक्चुअली ना तो टाइम देख करके रिकॉर्डिंग करता हूँ ना टाइम देख करके बताता हूँ कि इतने मिनट इस फाइल इतने मिनट इस फाइल को, इसलिए मेरे जो रिकॉर्डिंग होती है, जो आप वीडियोस देखते हैं, इसमें समय का बड़ा उलटफेर भी रहता है कभी कभी। तो जो फाइल मुझे जो जानकारी देना चाहती है, सिर्फ उस जानकारी को मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, बस इतना ही करता हूं मैं। और इसमें किसी भी तरह का ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा परेशान होना चाहिए कि अगर आपके लिए जो रीडिंग की गई है ये थोड़ी शॉर्ट टाइम की है, थोड़ी सी छोटी है, कुछ मिनट कंपेयर टू दूसरी फाइल्स के, तो परेशान ना हो। कार्ड्स को आपके बारे में बस उतनी ही जानकारी देनी थी जितनी उसमें आई हुई है। आपके लिए फाइल नंबर 3 पहला कार्ड आया है पेग ऑफ द स्वॉर्ड्स का, और आपके लिए दूसरा कार्ड आया हुआ है 4 ऑफ द वॉन्ड्स का। बहुत बढ़िया कार्ड्स आए हैं। तो पाइल नंबर 3 आपको समझना यह होगा, जैसा कि मैंने बताया कि आपकी शादी के लिए चीजें पॉजिटिव हो रही, बिकॉज हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया था, लेकिन फाइटिंग का कार्ड भी आ गया था, तो चीजें थोड़ी सी रिवर्स भी हो रही थी। अभी आपको क्या करना है कि अपने आप को थोड़ा सा सीमित रखना है, अपने लिए काम करना है, किसी और के लिए नहीं करना है। अगर आप सचमुच में शादी करना चाहते हैं तो दूसरों के बारे में सोचना बंद कर दें कि आप अगर सचमुच शादी करते हैं इससे या उससे करते हैं तो लोग क्या कहेंगे, या इसका आपकी इमेज पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आपकी इमेज अभी भी बहुत बढ़िया, बहुत स्ट्रांग नहीं है, और आप अपनी लाइफ में अभी भी एक नौसिखिए की तरह ही एक्ट कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो आपके लिए बेहतर होगा कि इस नौसिखिए पने से थोड़ा बाहर निकलें। पाइल नंबर 3 आपके लिए सबसे अच्छी बात यहां पर जो देख रहा हूं, 4 ऑफ द वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं, और इसी तरह से चूंकि इनका नंबर 4 है और पेग ऑफ द स्वॉर्ड्स भी आए हैं, तो 3 साल आगे के जो रहेंगे, 4 का मतलब सीधे 4 साल नहीं है। इन्होंने 3 साल, मैं 4 सोच रहा था, लेकिन इन्होंने 3 साल का सिनेरियो बताया है। तो अगले 3 साल आपकी शादी के लिए सूटेबल समय रहेंगे, और आपका समय यहां से शुरू हो गया। ये जनरल रीडिंग है, एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं वहां से 3 साल आगे का समय आप ले लें। अब 3 साल का समय ये नहीं कि 3 साल के बाद आपकी शादी होगी या तीसरे साल के आखिरी महीने में शादी होगी। इसका मतलब है कि 3 साल में आपकी शादी कभी भी हो सकती है। और जब ये 3 साल के स्लॉट्स आते हैं, तो मैंने एक बार पहले ही बताया था कि इसमें पहला साल जो होता है उसका वेटेज अराउंड 40% का होता है, दूसरे साल का वेटेज जो है वो 80 से 90% का होता है, और तीसरे साल का भी 70% के आसपास ही रहता है। तो मतलब दूसरा और तीसरा साल आपकी शादी करा ही डालता है अगर पहले साल से छूट गई तो। लेकिन ध्यान इतना रखें कि अपनी शादी में आप खुद को सेलिब्रेट कर सकें, ऐसा माइंडसेट वापस आपको लेकर के आना है। ये नहीं कि बस आपकी शादी हो रही है तो ठीक है, हो जाए जैसे तैसे, ऐसे वैसे, इस माइंडसेट में नहीं रहना। जब आप अपने आप को इस माइंडसेट में लेकर के जाएंगे कि हाँ आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली की लाइफ में चीजें बेटर हो रही हैं, और अब आपको ज्यादा हेजिटेट नहीं होना चाहिए दूसरों के लिए, तो आप अपने आप में बहुत बड़ा परिवर्तन भी देखेंगे और काफी स्वीकार्यता भी देखेंगे। कुछ अच्छी चीजें भी दिखेंगी, कुछ बुरी चीजें भी दिखेंगी। और ये चीजें, जैसा कि मैंने पहले बताया, एक रीसेटिंग हो रही है आपकी लाइफ में, एक परिवर्तन आपकी लाइफ में हो रहा है। तो उस परिवर्तन के बाबत आपको थोड़ा अवेयर तो रहना है, लेकिन अपने आप को उस परिवर्तन के अगेंस्ट बिल्कुल नहीं करना है। 4 ऑफ द वॉन्ड्स का कार्ड आया है जो बताते हैं कि आपकी शादी एक्चुअली हो रही है, अगले 3 साल में यहां से आपकी शादी हो जाएगी, इसमें किसी भी तरह का डाउट रखने की आपको जरूरत नहीं है। ओके, पाइल नंबर 3 आपके लिए आज इतना ही। मुझसे कनेक्ट होने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। और साथ ही साथ मेरे नए चैनल कृष्णा गुप्ता, जिसका नाम है चैनल का, उसको भी सब्सक्राइब करें। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एक नई स्टोरी भी पोस्ट की है, कनकधारा स्तोत्र की कथा उसका नाम है। सिंपल सी स्टोरी है, बड़ी प्यारी सी स्टोरी है। शंकराचार्य, जो आदि शंकराचार्य थे, जब वो बड़े छोटे थे तब उन्होंने कनकधारा स्तोत्र की रचना करी थी। तो उसी प्रसंग को लेकर के ये स्टोरी बनाई गई है। आप इसको देखें और इसका आनंद लें और कुछ ज्ञान बढ़ाएं, क्योंकि ज्ञानवर्धक बातें भी मैं थोड़ी थोड़ी कोशिश करता हूँ कि बताता रहूँ साथ साथ। और जो लोग मेरे साथ पहली बार जुड़े हैं उनको बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर अभी जो नंबर आ रहा है ये मेरी टीम का नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है। आप इस नंबर पे कांटेक्ट करें, व्हाट्सएप करें, मेरी टीम आपको कोऑर्डिनेट करेगी और मुझसे संपर्क करने में, मुझसे कनेक्ट होने में हेल्प करेगी। तो पाइल नंबर 3 आपके लिए आज इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय।